वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम अब पहुंच चुके हैं मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर नंबर 25 पर। और इस लेक्चर का टॉपिक स्पेशली न्यूक्लियर रिएक्शंस है। पिछले लेक्चर में भी हमने लेक्चर नंबर 24 में न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है उसका एक आइडिया तो है ही, क्यू वैल्यू जैसे हमने निकाला था, प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। लेकिन आज हम इसको प्रॉपरली समझेंगे और सीखेंगे कि न्यूक्लियस को जबरदस्ती कैसे तोड़ा जाता है ना। हम बम्बार्डिंग क्या होता है, कैसे बम्बार्डिंग करते हैं, कैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं। तो ये प्रॉपर कवरेज है न्यूक्लियर रिएक्शन का। आप क्या करिए कि उसको पूरे लेक्चर को एंड तक देखिए। आखिरी में हमने दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हैं। एक है जेई मेंस के लिए और दूसरा है जेई एडवांस के लिए, जो एकदम टिपिकल पूछे जाते हैं और बहुत चांसेस है। एडवांस का एग्जाम्पल स्पेशली आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्विक रोड मैप देख लेते हैं। बहुत सारी चीजें हैं तो हमें पता रहे कि हम क्या क्या कवर करने वाले। पहला है न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है, और रुथरफोर्ड ने सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे ऑब्जर्व किया, उन्होंने पहला किया था। फिर काइनेमेटिक्स है, स्कैटरिंग और रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जो आपको पता है, क्यू ऑफ द रिएक्शन ना। इससे क्या होता है आपको पता है, इससे डिसाइड होता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। लेकिन यहाँ पे इलास्टिक रिएक्शन और इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, ये सारी चीजें भी देखेंगे। फिर रिएक्शन के स्टेजेस है ना। कंपाउंड न्यूक्लियस है ना, उसका एक कॉन्सेप्ट है, वो भी समझेंगे हम। अच्छा कॉन्सेप्ट है। कंजर्वेशन लॉज, एनर्जी कंजर्वेशन से क्यू वैल्यू निकालेंगे। याद है पिछले लेक्चर में हमने जिसको रट्टा मारा था, उसको आज हम डिराइव करेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये डेरिवेशन ट्रिक फुल डेरिवेशन है, जिसमें आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम वर्सेस लैब फ्रेम। तो ये दो तरह के डेरिवेशन होते हैं। हमने जानबूझ के ये वाला डेरिवेशन लिया है ताकि आपको वेल राउंड एक्सपीरियंस मिले। लास्ट में हम जैसे कहा कि दो इलेस्ट्रेशन देखने वाले हैं। ये राइट साइड पे डायग्राम देखो, x प्लस एक्स हमें देता है y प्लस वाई प्लस क्यू। यही तो आज के पूरे लेक्चर का निचोड़ है। तो लेक्चर के एंड तक ये इक्वेशन किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए आप पूरी तरह से लिख पाओगे और समझ भी पाओगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो ये हमारा पहला सेक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन, द आइडिया। ओके, तो डेफिनेशन तो बिल्कुल बच्चों सिंपल है, ध्यान से सुनिए। ये जो डेफिनेशन है, अगर हम न्यूक्लियस पर एनर्जेटिक पार्टिकल्स की बॉम्बिंग करें, मतलब बम्बार्ड करें, तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है। इसी चेंज को ही तो हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। देखा, एक्स था वाई। अब देखो हिस्ट्री का सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट, रुथरफोर्ड साहब, है ना। ये वही रुथरफोर्ड साहब है जिन्होंने न्यूक्लियर डिस्कवर किया था, और उन्होंने ही सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्शन भी ऑब्जर्व किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस जमाने में कोई पार्टिकल एक्सेलरेटर नहीं था, समझे ना। आजकल तो आपको पता ही है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। तो बम्बार्डिंग पार्टिकल्स आए कहां से, है ना। तो ये थे नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव सोर्सेज से। और आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, रेडियो एक्टिव सोर्सेज ना प्रोटॉन निकलता है ना न्यूट्रॉन, वो निकलता है रोबस्ट अल्फा पार्टिकल। तो रुथरफोर्ड ने देखा था कि जब अल्फा पार्टिकल नाइट्रोजन एटम्स पे टकराते हैं तो क्या होता है, प्रोटॉन रिलीज हो जाता है। और जब प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा
तो आपको पता है प्रोटॉन ही तो एलिमेंट की पहचान है। अगर प्रोटॉन ही चेंज हो गया तो एलिमेंट चेंज हो जाता है। इक्वेशन 1 देखो, अगर सिंबॉलिकली लिखे तो H4 मतलब अल्फा पार्टिकल प्लस N14 गिव सम अननोन न्यूक्लियस X, है ना, प्लस जो निकला है हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन है वो। सवाल ये है कि ये X कौन है ना। तो चलिए ऐसा डिटेक्टिव बनकर इसको पता करते हैं। देखो आसान है वैसे तो, ये टेक्निक तो वही है जो हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी, बैलेंसिंग के। दो चीजें बैलेंस करनी है, पहला है ऊपर ऊपर मास नंबर और नीचे नीचे जेड। तो लेफ्ट कॉलम में देखो मास नंबर देखो, लेफ्ट साइड पर 4 + 14 मतलब 18, राइट साइड पर ए है आपका x + 1, तो x का ए क्या हो गया 17 हुआ ना कि नहीं। अब एटॉमिक नंबर देखो 2 + 7 = 9, राइट में z ऑफ x + 1, तो z ऑफ x क्या होगा 8 हुआ कि नहीं। अब पीरियोडिक टेबल आपको याद करो या तो साथ में रखो, उससे पता चलेगा कि z = 8 ये कौन सा एलिमेंट है। अब ये तो आसान है, इसके लिए तो कोई, ये तो ऑक्सीजन है। तो हमारा जो अननोन था ना वो है ऑक्सीजन 17। वेल क्योंकि ये 16 नहीं है 17 है, क्योंकि ये उसका 17 है। बस हमारा रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया। तो हीलियम प्लस मतलब हीलियम 4 प्लस आप नाइट्रोजन करो तो ऑक्सीजन 17 प्लस प्रोटॉन लिख सकते हो आप ऐसे। देखिए डायग्राम में जो राइट साइड में जो है अल्फा पार्टिकल आया, नाइट्रोजन न्यूक्लियस से टकराया और बाहर निकले हैं, मतलब कन्वर्ट हुआ है एक ऑक्सीजन में, दूसरा निकल के आया है प्रोटॉन। और ये जो ग्रीन बॉक्स में लिखा है वो खूबसूरत बात है। हमने शुरू किया दो स्टेबल आइसोटोप से, है ना, हीलियम और नाइट्रोजन, और मिले दो अलग आइसोटोप जो स्टेबल है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदल गया। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। 1919 में इंसान ने पहली बार एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट किया, है ना, अल्काइमिस्ट कहते हैं जिसको। अब ये जो अल्काइमिस्ट होते हैं ना वो ये कहानी में होते हैं कि रूपांतर कर देते हैं एक को दूसरे में। तो मतलब ये सदियों से इंसान की एक चाहत रही है। एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये है, थोड़ा सा डीप बातें करेंगे। अब यहाँ पे बेसिक्स शुरू करते हैं। तो पहले तो काइनेमेटिक्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने फिजिक्स शुरू ही किया था काइनेमेटिक्स से, वैसे ही अब मॉडर्न फिजिक्स में पहले काइनेमेटिक्स देखो। यहाँ जो जो दो पार्टिकल है जब भी एक दूसरे से आप पास लेके आओ तो उनका म्यूचुअल इंटरेक्शन उनकी मोशन चेंज कर देगा कि नहीं। तो मोमेंटम भी एक्सचेंज होता है और एनर्जी भी एक्सचेंज होती है। अब यहाँ दो टर्म्स है जो स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज करते रहते हैं, ध्यान से देखो लेफ्ट में। एक है स्कैटरिंग, जब कोलिजन के बाद फाइनल प्रोडक्ट्स वही के वही है ना, जो इनिशियली जो थे वही। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से टकराया और इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकला, बस सिर्फ डायरेक्शन बदल गई है, पार्टिकल्स वही रखे। तो ये हम स्कैटरिंग कहते हैं इसको। अब राइट में देखो रिएक्शन, जब फाइनल पार्टिकल्स इनिशियल पार्टिकल से डिफरेंट ही है। एग्जाम्पल दिया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन टकराए और बना क्या देखो, हाइड्रोजन एटम बन गया।
तो इनिशियल में 2 पार्टिकल्स थे, फाइनल में एक नया सिस्टम। ये है रिएक्शन। अब एक गोल्डन पॉइंट है, कोलिजन में सिर्फ इंटरनल फोर्सेस काम करती है। समझे कि नहीं? आप कोलिजन तो आपको पता ही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। इसका मतलब दो चीजें हमेशा कंजर्व होती है, ये तो आपको पता है कौन सी, मोमेंटम और टोटल एनर्जी। ये अब हमारा अगला जो स्लाइड्स है उसका फाउंडेशन है, तो इसको आप पकड़ के रखिए। चलिए अब क्या करेंगे कि इसी बात को जो हमने देखा, मैथमेटिक्स है ये, उसको सिर्फ मैथ्स किया है यहाँ पे। पहला इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आफ्टर वाले मोमेंटम प्राइम है P1 प्राइम P2 प्राइम, वो बराबर हो गए बिफोर वाले मोमेंटम P1 प्लस P2। सिंपल है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 और 3 देखो। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। इसे हम मोमेंटम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपको पता है p²/2m। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको याद रखना है क्योंकि ये फॉर्म ज्यादा चलता है इस फील्ड में, और आज भी उसकी काम आने वाली है। तो ई के लिखेंगे, ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी p²/2m। अब आफ्टर कोलिजन भी सेम एक्सप्रेशन है, बस इसको डैश क्वांटिटी के साथ लिखेंगे क्योंकि मासिस भी तो चेंज हो सकते हैं रिएक्शन में, यही पर तो गड़बड़ होती है। अब ट्विस्ट देखो कहाँ है, कोलिजन के बाद पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहती है, आप देखो, ई के डैश प्लस ई इंटरनल डैश मतलब बाद वाला इक्वल्स ई के प्लस ई इंटरनल जो पहले वाला। इसका मतलब समझे आप, अगर इंटरनल एनर्जी चेंज होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। और इसी ट्रेड ऑफ को मेजर करने के लिए हम डिफाइन करते हैं क्यू वैल्यू। समझे ना आप, जो आपने रट्टा मारा था ना उसकी तरफ, उसको वैसे भी थोड़ा बहुत समझाया था, आज उसको एक बार और देख लो। तो ये जो स्लाइड है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। ये क्यू की डेफिनेशन, ये आज के लेक्चर का समझ लो कि हार्ट है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहता है क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब तो हमारी जो डेफिनेशन है वो लगाएंगे, बट ये बेसिक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या करेंगे कि Q इक्वल्स ई के प्राइम माइनस ई के। अब आपको पता है ये ई के क्या है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब Q बताता है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ी अगर प्लस है तो। हाँ, और ये किसके इक्वल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इक्वल है U इंटरनल बिफोर माइनस U इंटरनल आफ्टर, मतलब माइनस ऑफ डेल्टा U इंटरनल। इंटरनल एनर्जी जितनी कम हुई, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, ऐसा कम हुई है तो एनर्जी एनर्जी इधर से उधर शिफ्ट हुई है, तो टोटल तो वही है। अगर माइनस होता काइनेटिक तो इंटरनल ऐसा। अब मोमेंटम फॉर्म में देखो, P1 डैश स्क्वायर बाय 2m1 लिखेंगे डैश, प्लस P2 डैश स्क्वायर बाय 2m2 डैश लिखेंगे, माइनस इनिशियल वाला ब्रैकेट है। तो ये अपना इक्वेशन 4 है। अब देखो केसेस, देखो 3 केसेस है, ध्यान से देखो। Q0 मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हुई, तो भाई इंटरनल एनर्जी भी तो नहीं चेंज होगी, तो ये तो इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। अच्छा, अगर Q लेस देन 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कम हुई है, इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, तो ये क्या होता है, तो ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी एब्सॉर्ब हो गई है तभी तो रिएक्शन हुआ है।
अगर Q ग्रेटर देन 0 है तो काइनेटिक एनर्जी बड़ी है ना, क्योंकि डेफिनेशन है Q की। तो इंटरनल एनर्जी की कमी हुई है, मतलब तो बड़ी कैसे है, तो इंटरनल एनर्जी के जो दम पे ऐसा। खर्च कौन हुआ, तो इंटरनल हुआ होगा, एक्सोथर्मिक कहते हैं इसे। तो एनर्जी रिलीज हुई है, बस। तो यही है, बेसिक्स है सारा। तो आपको अगर याद रखना है तो यही है कि Q पॉजिटिव एनर्जी निकली, Q नेगेटिव एनर्जी निकल गई, ऐसा है एंडोथर्मिक। पॉजिटिव मतलब बाहर, नेगेटिव मतलब अंदर। ठीक है, तो चलो ये है हमारा अब देखते हैं कि जब पार्टिकल न्यूक्लियस से टकराता है ना, वो क्या होता है। ये अच्छी चीज है, ये आप यहाँ पे आप स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस है, ये देखो। ये बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। समझते हैं इसको धीरे धीरे। एक इंसिडेंट पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। अब देखो तीन पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, इलास्टिक स्कैटरिंग बोलते हैं उसको, आपको पता है स्कैटरिंग है। पार्टिकल न्यूक्लियस से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गया, यहां वहां चला गया, है ना। बिल्कुल वैसे जैसे रुथरफोर्ड की थियरी में अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस के साथ डिफ्लेक्ट हुआ था, पहला उनका जो, है ना पार्टिकल बढ़ा ना न्यूक्लियस, सिर्फ डायरेक्शन बदली। तो ऐसा है स्कैटरिंग, आपको अब पता है क्या है। दूसरा है डायरेक्ट इंटरेक्शन, बोला जाता है। देखो डायरेक्ट इंटरेक्शन नाम है इसको, इसका मतलब क्या है, अगर इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी बहुत हाई है तो वो न्यूक्लियस के अंदर तक घुस जाता है, ऐसा नहीं कि दूर से वापस आए। और किसी एक सिंगल न्यूक्लियन से भी टकराता है कोई भी, तो क्या होगा कि अब 1-to-1 कोलिजन हो रहा है और वो न्यूक्लियन न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है। देखिए डायग्राम में नॉक्ड आउट न्यूक्लियन बोलते हैं, है ना, क्योंकि उसके पास इतनी काइनेटिक हाई थी कि उसने न्यूक्लियन को बाहर निकाल दिया। तीसरा है, ये अब सबसे इंटरेस्टिंग है, अगर वो न्यूक्लियन बाहर नहीं निकला बल्कि अंदर ही दूसरे न्यूक्लियन से, है ना, वो भी तो टकरा सकता है ना, तो पूरा न्यूक्लियस एक एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। इसे कहते हैं कंपाउंड न्यूक्लियस। इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी अब किसी एक न्यूक्लियन के पास नहीं है, वो बहुत सारे न्यूक्लियंस में बट गई है, यही है कंपाउंड न्यूक्लियस। और यहाँ कंफ्यूजन रहता है, समझ गया आपको। और फिर ये कंपाउंड न्यूक्लियस क्या होगा, कभी भी एक्साइटेड स्टेट में तो कोई चीज रह नहीं सकती है, तो वो डीके करता है। और आपको पता है ये 10⁻⁻8 सेकंड में चीजें हो जाती है। या तो इंसिडेंट, अब जब डीके करेगा ना तो ये इंसिडेंट जैसा ही पार्टिकल एमिट करता है सेम काइनेटिक एनर्जी से के साथ, या फिर वो फोटोन, है ना, मतलब देखो यहाँ पे दोनों एरोस डायग्राम में दिखे हैं, तो या तो फिर पार्टिकल या फोटोन कुछ ना कुछ तो निकलने वाला है जब वो डीके होता है। ठीक है, अब इसी को थोड़ा देखो, यही चीजें अब यहाँ पे ढंग से कंपाउंड न्यूक्लियस के बारे में और चीजें हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इंटरेक्शन में हाई एनर्जी पार्टिकल डीप पेनिट्रेशन, सिंगल न्यूक्लियन से टकराकर न्यूक्लियन बाहर। कंपाउंड न्यूक्लियस में एनर्जी शेयर्ड बाय मैनी न्यूक्लियंस, पूरा न्यूक्लियस गर्म हो गया, एक्साइट हो गया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कंपाउंड न्यूक्लियस का डीके एक स्टेटिस्टिकल प्रोसेस है। स्टेटिस्टिकल मतलब अनप्रिडिक्टेबल, बिल्कुल रेडियो एक्टिव की तरह। इसका मतलब क्या है, कंपाउंड न्यूक्लियस को याद नहीं रहता कि वो कैसे बना है, उसका डिपेंड नहीं करता फॉर्मेशन प्रोसेस के ऊपर, ना ही किसी एक्सटर्नल कंडीशन पे, कौन सा पार्टिकल कब एमिट होगा
कुछ नहीं प्रिडिक्ट हो सकता है ना। और ये जो उस वक्त के साइंटिस्ट थे जैसे आइंस्टाइन, उनको ये सवाल बड़ा सता रहा था। एनीवेज, तो ये सारा सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। ओके, ये आपको एमसीक्यू में आता है कि डीके ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस इज डिपेंडेंट ऑन इट्स मोड ऑफ फॉर्मेशन, ये ऐसा है। तो अब आपको समझ में आया है कि ये सही है गलत है और कैसे हमने इसको समझाया है। देखा, तो इसको आप ये एमसीक्यू के लिए स्टार कर लीजिए इस लाइन को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम। अब एक नेचुरल सवाल है, क्या कोई भी रिएक्शन हो सकती है? तो आपको पता है लास्ट में हमने किया, न्यूक्लियर रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब तीन लॉस फॉलो होंगे कंजर्वेशन। पहला है कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर, है ना, न्यूक्लियन की टोटल गिनती सेम होनी चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, मतलब जेड भी सेम होना चाहिए। तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। बहुत खूबसूरत है ये। अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेसिक के थ्रेशोल्ड एनर्जी तक। तो देखो, ये क्विक चेक करते हैं रुथरफोर्ड वाली रिएक्शन पर। देखो, ए का हिसाब 4 + 14 18 और 17 + 1 18 मैच हो गया। तो z का हिसाब देखो, 2 + 7 और 8 + 1 9 मैच हो गया। तो ये रिएक्शन अलाउड है ना। न्यूमेरिकल में सबसे पहले यही चेक करिए, ठीक है, कि बार गलत ऑप्शन इसी से तो कट हो जाएगा आपका, ऐसा है। तो अच्छा, जैसे मैंने कहा, अब हम लेक्चर के सबसे स्कोरिंग सेक्शन में है, एनर्जी कंजर्वेशन और क्यू वैल्यू। ये जैसे मैंने कहा, ये इंपॉर्टेंट है लेक्चर का। ओके, जनरल रिएक्शन लिखते हैं ऐसा, छोटा एक्स है ना पार्टिकल, इंसिडेंट है बड़े एक्स पे, प्रोडक्ट है न्यूक्लियस मतलब कैपिटल बड़ा वाई, और पार्टिकल है छोटा वाई। तो x + x = y + y + q। कन्वेंशन समझ लीजिए, छोटे लेटर्स पार्टिकल के लिए, बड़े लेटर्स न्यूक्लियाई के लिए। जो न्यूक्लियाई है, प्रोडक्ट में भी न्यूक्लियाई है और रिएक्टेंट में भी न्यूक्लियाई है। और एक कॉम्पैक्ट नोटेशन भी है जो चलती है और जो आपको लगता है कि वो बहुत बड़ी चीज है, कुछ नहीं है। देखो, x इंटू ब्रैकेट एक्स वाई, बाहर भी बड़ा वाई, ब्रैकेट के अंदर पहले इंसिडेंट पार्टिकल फिर आउटगोइंग पार्टिकल, पहले प्रोजेक्टाइल दूसरा है इजेक्टाइल। एग्जाम्पल देखो, जैसे लिथियम 7 है, ब्रैकेट में p, अल्फा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा मतलब हीलियम 4, प्रोटॉन मारा है लिथियम पे और निकला है अल्फा, ऐसा है, अल्फा पार्टिकल और हीलियम 4 न्यूक्लियस है। तो दो अल्फा पार्टिकल्स हो गए, इसका मतलब है अल्फा भी तो हीलियम 4 है और बाहर ऐसा। आप देखो, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, एजम्पशन यहां एक बात कर लेते हैं कि टारगेट रेस्ट में है ना। तो कितनी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी के एक्स, के वाई और के कैपिटल वाई। बड़ा एक्स तो अब आएगा नहीं, रेस्ट में है। तो लास्ट इक्वेशन देखो, टोटल एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। बिफोर इक्वल्स आफ्टर लगाओ तो ये आपका निकलेगा mx c² प्लस के एक्स प्लस एम कैपिटल एक्स c², ये इक्वल हो जाएगा my c² प्लस के वाई प्लस my c² प्लस के वाई, जो बड़ा वाई है लास्ट में। कहीं पर भी बड़ा के एक्स आया नहीं है। तो यही तो आइंस्टाइन का E = mc² है ना। यहां डायरेक्टली लगाया हुआ है, देखो ऐसा है, बिफोर इक्वल टू आफ्टर। आगे बढ़ते हैं,
क्यू वैल्यू की तरफ इसको रीअरेंज करते हैं। देखो, ये आपका स्टार फॉर्मूला है। अब क्यू वैल्यू इक्वल्स लिखा है के वाई प्लस के वाई माइनस के ऑफ स्मॉल एक्स। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही तो क्यू वैल्यू है। इस ये अपनी प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। आपको थियरी भी समझाई थी क्यू वैल्यू के लिए। अच्छा, तो ये एनर्जी किसके इक्वल होती है? तो देखो, एम एक्स प्लस एम बड़ा एक्स माइनस एम वाई माइनस एम बड़ा वाई, यही तो है मास डिफरेंस इनटू सी स्क्वायर, है ना। तो एक लाइन में अगर याद रखना है तो क्यू है इनिशियल मास माइनस फाइनल मास इनटू सी स्क्वायर। हमने इसी को पिछले लेक्चर में भी कहा था, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर, रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट। बस ये प्रैक्टिकल है। और इसका जो अगली स्लाइड में जो देखा था वो भी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन था इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। एक्सोथर्मिक क्या होता है? इनिशियल मास ज्यादा, फाइनल मास कम। तभी तो इंटरनल एनर्जी के दम पे निकल के आई है एनर्जी। जो मास गायब हुआ वही एनर्जी बन गया, क्यू पॉजिटिव एनर्जी रिलीज। एंडोथर्मिक में इनिशियल मास कम, मतलब क्यू नेगेटिव है, फाइनल मास ज्यादा। तो एक्स्ट्रा मास बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी, तो क्यू नेगेटिव। और बम्बार्डिंग पार्टिकल को एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी लेके आना पड़ेगा, वरना रिएक्शन होगी नहीं मिनिमम का। अब ये सब चीजें आपको दूसरी बार ये आप, है ना, सजेस्ट करूंगा कि लेक्चर 24 भी आप देखो। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, न्यूट्रॉन प्लस अल्फा हाइड्रोजन 1, ये ड्यूटेरियम प्लस गामा, प्लस आपको दिया है 2.2 MeV। मतलब क्या है प्लस? मतलब एक्सोथर्मिक। और उल्टी रिएक्शन गामा प्लस ड्यूटेरियम, ये आपको अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देता है तो माइनस 2.2 एंडोथर्मिक। सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन, फिजिक्स तो सिमेट्रिक है ना। चलो, अब वो कॉन्सेप्ट जहां जेई एडवांस सवाल को घुमा घुमा के पूछा जाता है, यह है थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो, हम यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको डिराइव कर रहे हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी है क्या? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करने में चाहिए होती है। अब ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिना इसी एनर्जी के शुरू नहीं होता, एक्सोथर्मिक के लिए नहीं है। अब यहाँ स्टूडेंट्स का क्लासिक डाउट क्या है? सर, अगर Q की मैग्नीट्यूड 2.2 MeV है तो 2.2 MeV दे दो, रिएक्शन हो जाएगी। देखो, जस्ट लाइक लेक्चर नंबर 24। तो वापस नहीं, और क्यों नहीं ये समझना है। यहीं पर ये स्लाइड जो है वो उसी का मकसद है। पहले तो आपका क्वेश्चन डाउट देखो। अच्छा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को सिर्फ मोड क्यू सप्लाई नहीं करना है। हम देखते हैं मोड क्यू क्या है, क्यू वैल्यू, है ना। उसे प्रोडक्ट को काइनेटिक एनर्जी भी देनी है ताकि मोमेंटम भी कंजर्व हो। अब देखो, लेफ्ट में सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, दोनों पार्टिकल इक्वल और अपोजिट मोमेंटम से आ रहे हैं, है ना, P और माइनस P। तो टोटल मोमेंटम क्या हुआ? 0 हो गया कि नहीं? तो प्रोडक्ट्स अब तो रेस्ट पर बन सकते हैं, है ना। मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं? क्योंकि 0 इक्वल्स 0, पहले भी 0 बाद में भी 0। तो इस फ्रेम में थ्रेशोल्ड एनर्जी सिर्फ मोड ऑफ क्यू, मतलब जो भी क्यू था वो दे दो आप। नहीं, लेकिन अब लैब सिस्टम में जाओ, टारगेट कैपिटल एम है, एट रेस्ट है। हमें एंडोथर्मिक एट रेस्ट वाला ही रेफरेंस से हम ये सब डिराइव कर रहे हैं। इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं है? तो अब प्रोडक्ट भी तो रुक नहीं सकते, उन्हें भी तो चलना होगा, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व करना है। मतलब कुछ एनर्जी मोशन में वेस्ट होगी, इसलिए लैब में इंसिडेंट पार्टिकल को मोड ऑफ क्यू से ज्यादा एनर्जी चाहिए।
क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, ये डेरिवेशन देखो अगली स्लाइड पे, है ना। कितनी ज्यादा चाहिए, ये सब देखो अब हम डिराइव करते हैं। पहले तो ये बेसिक समझ लो, ये स्लाइड का बेस, और यहाँ पे कंफ्यूजन भी आप अपना समझ लो। ठीक है, चलो अब इसको डिराइव करते हैं। देखो सीएम फ्रेम में दोनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या था, पी था। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या लग सकते हैं, ई ऑफ सीएम फ्रेम में पी स्क्वायर बाय 2m प्लस पी स्क्वायर बाय 2 कैपिटल एम, है ना। इसे सिंप्लीफाई करिए, हाफ पी स्क्वायर इंटू एम प्लस एम अपॉन स्मॉल एम कैपिटल एम। ठीक है, ये तो अलजीब्रा है, ये हमने सीएम फ्रेम से लिया है। अच्छा, अब लैब फ्रेम में आता है तो ट्रिक बड़ी सिंपल है, हर वेलोसिटी में कैपिटल वी ऐड कर दो। अब ये कैपिटल वी क्यों, तो ये ऐसा वी ऐड करो कैपिटल की जिससे एम रुक जाए। तो एम की वेलोसिटी वी प्लस कैपिटल वी हो गई, और अब कैपिटल एम क्या हो गया, रुक गया, रेस्ट में आ गया, क्योंकि उतनी तो हमने ऐड की है। अब लैब में मोमेंटम क्या होगा, लैब में एम इंटू वी प्लस वी, क्योंकि वो तो रेस्ट पे है, समझ गए। अब आप थोड़ा सा अलजीब्रा करेंगे ना तो ये आपको दिख जाएगा कि ये होता है P इंटू एम प्लस कैपिटल एम बाय स्मॉल एम, क्योंकि कैपिटल V बाय वी तो स्मॉल एम बाय एम है, क्योंकि स्मॉल एम वी इज इक्वल टू कैपिटल एम वी है। देखो उतना तो V था, जैसे जिससे वो रेस्ट में आ गया, उतना ही तो V उसके पास था। चलिए अब इसको थोड़ा पॉज कर, और लैब में एनर्जी क्या होगी, तो P लैब स्क्वायर बाय 2m। अब सब्सटीट्यूट करिए, तो E लैब में क्या होगा कि देखो, अब देखो ECM क्या था, ECM दिख रहा है उसमें, इसमें दिख रहा है, तो इंटू एम प्लस एम बाय एम। तो देखा लैब एनर्जी सीएम एनर्जी से थोड़ी सी फैक्टर ही तो बड़ी है ना। तो देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी पर ECM तो Q था ही, मोड ऑफ Q, ठीक है कि नहीं, क्योंकि उस पर तो सब कुछ टिका था हमारा, क्योंकि प्रोडक्ट रेस्ट में थे ECM में। तो अब हम नहीं कह सकते कि ई थ्रेशोल्ड इक्वल टू एम प्लस एम अपॉन एम इंटू मोड ऑफ क्यू। अब यहां पे हमने इस फॉर्मूला को ठीक तरह से समझा है, लेक्चर 24 में रट्टा मारा था एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। अब यहां पे लॉजिक के साथ आप इसको याद रख सकते हैं। लैब फ्रेम में देखो, मैं अब समझा रहा हूं, लैब फ्रेम में मोमेंटम का टैक्स लग रहा है, और ये टैक्स रेट है एम प्लस कैपिटल एम बाय कैपिटल एम। अगर एम छोटा है कैपिटल एम के मुकाबले तो फैक्टर ऑलमोस्ट 1 है, थ्रेशोल्ड ऑलमोस्ट क्यू के बराबर। अगर स्मॉल एम बड़ा है तो टैक्स ज्यादा लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो हो गई थियरी, होप आपको समझ में आई है। अब इसको लगाते हैं इलस्ट्रेशन पे, दो इलस्ट्रेशन है, दूसरा वाला एडवांस है। देखो आसान है, ये बहुत फेमस रिएक्शन है ना। फाइंड क्यू वॉल्यू ऑफ प्रोटॉन प्लस लिथियम 7। ये दे रहा है हीलियम, दो हीलियम, हीलियम प्लस हीलियम, ये तो हमने देखा था, ये फेमस रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो मासिस दिए है भाई, सब कुछ दिया हुआ है। पहले क्या करो कि ये आप देखो, आपसे होता है, पॉज करो, सोचो बिना सॉल्यूशन देखे। चलिए अब देखो, स्टेप 1 क्या है, इनिशियल मास सारे ऐड कर दो, फाइनल मास दो हीलियम है, सारे ऐड कर दो, मिल गया। स्टेप 3 क्या है, मास डिफरेंस निकाल लो, सब कुछ एटॉमिक यूनिट में है, आसान है चीजें। ओके, इनिशियल मास ज्यादा है तो मास गायब हुआ, तो एनर्जी बना, तो ये रिएक्शन तो भाई एक्सोथर्मिक है, क्यू पॉजिटिव है।
अब चौथा है यू से एमईवी में, कन्वर्जन फैक्टर तो आपको याद ही है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो 931.5, तो क्यू आपकी निकल गई। तो एक छोटे से प्रोटॉन से ये देखो 17 एमईवी निकला है, 17 17.5। इसीलिए हिस्ट्री में स्प्लिटिंग द एटम कहा गया इसको, स्प्लिटिंग द एटम, ऐसा है। वैसे ये प्रॉब्लम में देखो, मैंने जैसे कहता था मैं, एटॉमिक मास में न्यूक्लियस का मास है या फिर एटम का मास है। अगर एटम का मास है तो हाइड्रोजन एटम हम लेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। वेल ये देख लेना आप, ये डिस्कस किया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, ये जनरल केस है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का डेरिवेशन है, लेकिन एक बार देख लो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, भले एडवांस हो। और यही तो रिसर्च लैब में यूज किया भी जाता है। देखो एक पार्टिकल रेस्ट पर है, दूसरा मोमेंटम p1 के साथ हेड ऑन टकराता है। q को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में निकालना है, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। बस इतना ही है, क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है, देख आप भी देखोगे। तो देखो बिफोर m1 आ रहा है मोमेंटम p1 से, m2 रेस्ट पर है तो p2 जीरो हो गया। आफ्टर m1 प्राइम डैश है, मतलब एंगल थीटा पर गया है। m2 डैश भी एंगल पर है, क्योंकि यहाँ पे देखो मास भी चेंज हो रहा है, जनरल है ना इसलिए। डैश का मतलब है कि बदल सकते हैं, रिएक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, p1 डैश प्लस p2 डैश, मतलब ये बाद वाली इक्वल टू इनिशियल वाली, p1 ही थी इनिशियल में, तो अब से यहां से p2 डैश लिख लो आप। ये हो जाएगा आपका p1 माइनस p1 डैश। अब p2 डैश क्यों लिखा है डजेंट मैटर, हमने लिख लिया, वो चाहिए होगा हमें। अब दोनों साइड को स्क्वायर कीजिए, है ना, और देखो दोनों वेक्टर्स है, ध्यान से। ओके, अच्छा, तो देखो इक्वेशन टू, p2 डैश स्क्वायर मतलब p1 स्क्वायर माइनस p1 डैश स्क्वायर, और ये आपका माइनस में 2p1 p1 डैश कॉस थीटा। अब तो ये तो देखो आप, क्योंकि थीटा था पहले, p1 थीटा पे ही तो था p1, इसीलिए थीटा लिया है। दोनों के बीच क्या था, एंगल p1, और p1 डैश में एंगल थीटा था, है ना, वही कॉस थीटा है जो m1 डैश ओरिजिनल डायरेक्शन से बना रहा था। अब क्या करना है कि बस ये ही है, अब इसको बस अब सब्स्टिट्यूशन करना है। बाकी तो आप यहाँ पे इस फॉर्म में क्यों लिखा है वो आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब एंड में है लेक्चर। देखो क्यू की डेफिनेशन डालिए। क्यू क्या होता है, p1 डैश स्क्वायर बाय 2p m1 डैश प्लस p2 डैश स्क्वायर बाय 2m माइनस ऑफ p1 स्क्वायर बाय, ये तो क्यू की डेफिनेशन है ना, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है। अच्छा, अब p2 डैश स्क्वायर की जगह इक्वेशन 2 रख दीजिए, टर्म्स को कलेक्ट करिए, बाकी सारा खेल इसी का है। तो देखो ये सारा आपके सामने है, टर्म्स को कलेक्ट कर रहा हूं, देखो। तो ये आपने देखो लास्ट में माइनस p1 डैश बाय m2 डैश कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पे टर्म्स कलेक्ट किए, पॉज करके देख लो। लास्ट स्टेप क्या है कि मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में बदल दीजिए। याद है ना, p स्क्वायर इक्वल्स 2m के, सब्सटीट्यूट करिए, सिंप्लीफाई करिए, देखो क्या मिल रहा है। q हमारा आएगा e k1 डैश इंटू 1 प्लस m1 डैश बाय m2 डैश माइनस e k1 इंटू 1 माइनस m1 m2 डैश माइनस e2 रूट ऑफ m1 m1 डैश, है ना, e k1 डैश अपॉन m2 कॉस्ट। कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, ये तो आसान है।
हमने सिर्फ क्यू की डेफिनेशन यूज की है और जो ऑब्लिक कोलिजन है उसके वेक्टर से हमने ये निकाला है। तो इसी को कहते हैं क्यू का इक्वेशन। ये काम आता है रिसर्च में। न्यूक्लियर कोलिजन के एनालिसिस करना है तो यही तो मास्टर की है। इसकी खूबसूरती कहाँ देखो कहाँ है। क्यू निकालने के लिए हमें सिर्फ इंसिडेंट एनर्जी, आउटगोइंग पार्टिकल की एनर्जी और उनके बीच का एंगल चाहिए। देखा आपने, ये क्यों जनरल अच्छा इक्वेशन है ना। जो तीनों लैब में डायरेक्टली मेजर होते हैं रिसर्च में। रिकॉइल न्यूक्लियस वाई को मेजर करने की जरूरत ही नहीं है ना। एक्सपेरिमेंटलिस्ट जो होते हैं इसी इक्वेशन का यूज करके क्यू वैल्यूज निकालते हैं, क्योंकि जनरल है ना ये। तो जस्ट बता दिया आप लोगों को। अगर आप इसको एक बार करेंगे तो आपको ये आसान लगेगा और ये एडवांस में आप पूछा जा सकता है। तो चलिए, अब ये हमारा लेक्चर का निचोड़ है, रिवीजन कर लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब न्यूक्लियर की स्ट्रक्चर को बदलना बॉम्बिंग से। रुथरफोर्ड ने अल्फा प्लस नाइट्रोजन किया, ऑक्सीजन मिला, पहला आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। क्यू होता है बाद में माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये होता है इंटरनल एनर्जी के चेंज में। क्यू जीरो तो इलास्टिक, क्यू नेगेटिव तो एंडो, क्यू पॉजिटिव तो एक्सो। पॉजिटिव मतलब एनर्जी निकली, और हमें तो एनर्जी चाहिए होती है इंसानों को, तो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रीफर करते हैं। अच्छा, लेकिन ये एक्सोथर्मिक में जैसे हम आगे देखेंगे, फ्यूजन में थोड़ा सा बम्बार्डिंग करना पड़ता है, आगे हम देखेंगे। 3 स्टेजेस है, इलास्टिक स्कैटरिंग, डायरेक्ट इंटरेक्शन जैसे समझाया था, और कंपाउंड न्यूक्लियस। कंपाउंड न्यूक्लियस का डीके है स्टैटिस्टिकल, फॉर्मेशन से इंडिपेंडेंट है। अब कंजर्वेशन में ए चार्ज, एनर्जी, लीनियर और एंगुलर दोनों मोमेंटम देखा। क्यू को कैसे लिखेंगे हम, जो प्रैक्टिकली एम एक्स प्लस कैपिटल एम एक्स माइनस एम वाई इन टू सी स्क्वायर। बेसिकली डेफिनेशन है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। और लैब फ्रेम में थ्रेशोल्ड कैसे लिखेंगे हम, एम प्लस कैपिटल एम अपॉन एम इंटू मोड ऑफ क्यू, है ना। मोमेंटम का टेक्स्ट बोला था, इसको मत भूलना। तो यही था अपना लेक्चर 25। न्यूक्लियर रिएक्शन की सारी चीजें यहाँ पे आपको कवर करके दी है। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। होमवर्क देखो, यहाँ पे आपका पहला इलेस्ट्रेशन है, इसका थ्रेशोल्ड चेक करिए। एक्सोथर्मिक है तो थ्रेशोल्ड की जरूरत है या नहीं है, देखो कमेंट में जवाब लिखिए। 26 में इसी एनर्जी को बड़े लेवल पे लगाएंगे, मतलब फिजन और फ्यूजन। ठीक है, पढ़ते रहिए, सवाल पूछते रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।